फ्रेंड्स, आज के वीडियो में रीडर तृतीय सेमेस्टर का आपका जो प्रश्न पत्र है 2024 का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसके पूरे पेपर के सॉल्यूशंस को यानी कि हल को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले। सबसे पहले देखते हैं कि आपका पेपर जो होता है 2 घंटे का होता है और इसमें जो है 50 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आपको 25 नंबर में होंगे तभी आप पास माने जाएंगे। और सारे प्रश्न जो होते हैं इसमें करने अनिवार्य होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक होते हैं बहुविकल्पी यानी कि वस्तुनिष्ठ, और एक प्रकार के होते हैं आपके अतिलघुत्तरीय और आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर होते हैं। वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्तरीय आपके 1 नंबर के होते हैं और आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो होता है वो आपका विद्यार्थी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगली कक्षा में छात्रों को डालना नहीं। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका जो है हो जाएगा सीखने में आने वाले कठिनाइयों को समझना है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि मूल्यांकन मापन से अलग है, वो कैसे अलग है ना। तो मूल्यांकन मापन से कैसे अलग है, तो ये जो है आपका होता है इसमें कि निर्णय लेने की व्यापक इसमें प्रक्रिया होती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में आपको बता दें कि आपके जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस हमने कराई हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। जितने भी PYQs आपके हैं उन सभी को जो हमने कराया हुआ। आपका क्वेश्चन है कि मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित होता है, तो ये जो है आपका गणित से संबंधित होता है ना। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सी विशेषता, जटिलता जो होती है इसकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता था, इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा जो है आपकी गुड तथा हैट की है इसमें। नेक्स्ट आपका है सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो सतत मूल्यांकन इसमें जो है आपका ये जो है इसका मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE पर प्रभावी जोर दिया गया है। तो किसमें दिया गया था, तो ये आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो इसमें बोध का अंग कौन सा नहीं है, तो इसका अनुप्रयोग जो है इसका यो अंग जो है नहीं होता है। नेक्स्ट है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं ना। तो ये किस पर आधारित है, तो ये जो है आपके अवलोकन तकनीक पर जो है आपके आधारित होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है। तो इसका अंतिम चरण जो होता है आपका कौन हो जाएगा, तो ये आपका जो है निष्कर्ष इसका अंतिम चरण होता है। नेक्स्ट आपका दिया क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य जो होता है आपका नैदानिक होता है। नेक्स्ट है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो नवाचार क्या होता है, NCC आपकी स्काउटिंग है ना, या फिर रेड क्रॉस संस्था, तो ये सभी जो होते हैं नवाचार के जो है क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक प्रचारक आपके जो है स्टीफन M. कोरे माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन से अनुसंधान किया जाता है। तो इसमें जो है कोई कौन सा अनुसंधान, तो क्रियात्मक अनुसंधान इसमें किया जाता है। तो इसी के साथ में आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तर उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है कि सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व होता है ना। तो सामुदायिक सहभागिता के जो है संदर्भ में शिक्षक का दायित्व जो है देखा जाए अगर, तो प्राथमिक शिक्षा में जो है समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनेक शासनादेश तथा विभागीय आदेश निर्गत किए गए हैं, है ना। सभी सहभागिता को जो है बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, जिसके तहत ग्राम शिक्षा समितियों को अनेक दायित्व व तत्संबंधी अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। साथ में प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि PTA, माता शिक्षक संघ यानी कि MTA एक ब्लॉक स्तर पर समिति बनाई गई है ना। शिक्षा सामुदायिक सहभागिता की सक्रियता है विभिन्न स्तरों पर ग्राम संसाधन समूह, ब्लॉक संसाधन समूह और आपके जिला संसाधन समूह का गठन भी किया गया है। अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर जिला समुदाय के लोगों पर भी डालकर नवाचार किया जा रहा है, यानी कि सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जो है आपके नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें जो शिक्षक का दायित्व होता है इन सभी को जो है जोड़ने का कार्य जो है शिक्षक का ही होता है। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट क्या है ना। तो पाठ सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्य पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना, संबंधित बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसे प्राप्त उद्देश्य, पाठ सामग्री, प्रश्नों के प्रकार और उनकी असंख्या का विवरण प्रस्तुत किया था, इसे ही ब्लूप्रिंट कहते हैं आपका। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध की एक परिभाषा लिखिए। तो कोरे के अनुसार है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता यानी कि शैक्षिक हेडमास्टर हैं, व्यवस्थापक हैं, निरीक्षक इत्यादि जो होते हैं वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार, मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है कि परिकल्पना क्या है। तो परिकल्पना का तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है ना।
जब समस्या के संभावित समाधान दिए जाते हैं तो उन्हें परिकल्पना कहते हैं और इस चरण में समस्या का विश्लेषण किया जाता है और सुझावों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे उपयुक्त सुझाव है परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध के चरण क्या क्या हैं। तो इसमें समस्या का चयन होता है, समस्या को परिभाषित करना, फिर समस्या का सीमांकन करना है ना, फिर समस्या के संभावित कारणों को पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना, और फिर क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना और अभिकल्प निर्माण में उपकरणों का विकास और विश्लेषण, फिर बाद में जो है निष्कर्ष होता है। नेक्स्ट है कि उत्तम परीक्षण के 2 गुण बताइए। तो उत्तम परीक्षण में जो है व्यवहारिक कसौटियाँ होती हैं और तकनीकी कसौटियाँ भी होती हैं। नेक्स्ट है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति में आपका वार्तालाप हो गए, कहानी, संवाद, भाषण, संवाद, कविता, ये सारे जो हैं मौखिक अभिव्यक्ति के ही साधन होते हैं। नेक्स्ट है कि सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। तो सतत मूल्यांकन का प्रयोग करके विद्यार्थी के ज्ञानार्जन में आने वाली कठिनाइयों और उसके कारणों का पता करने में जो है निदान किया जाता है ना, और ताकि जो है इसके साथ में उचित उपचारात्मक साधन अपनाकर विद्यार्थी को प्रगति रोध तथा क्षति को कम कर सकता है। ये इस तरह यह अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायक होता है ना सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार जो आपके मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, साक्षात्कार के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, या प्रायोगिक या फिर रचनात्मक या आकलन इसका प्रकार हो सकता है। नेक्स्ट है कि मापन एवं मूल्यांकन के 2 अंतर बताना है। तो मापन बेसिकली जो होता है किसी भी एक समय किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है। और मापन का क्षेत्र जो होता है संकुचित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है आपका। मापन पाठ वस्तु केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है उद्देश्य केंद्रित होता है। नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं ना। तो ये प्रश्न पत्र निर्माण के आपके चरण जो हो जाएंगे वो परीक्षण, योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, और परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, और परीक्षण का मूल्यांकन करना, और परीक्षण का अंतिम रूप से रचना इसके चरणों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट साक्षात्कार से आपका क्या तात्पर्य है। तो साक्षात्कार विधि में छात्रों की समस्याओं में उनकी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है ना। और इसमें साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतर्विधि भी होती है। नेक्स्ट है कि मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं। यानी कि मांसपेशियां और आंगिक गतिविधियां जो है आपकी मनोदैहिक पक्ष से संबंधित होती हैं ना। और यह मूल्यांकन का वह पक्ष होता है जो व्यक्ति के शारीरिक गतिविधियां, मांसपेशी समन्वय और शरीर के अंगों की गति से जुड़ा होता है। जैसे कि आपका खेल हो गया, नृत्य हो गया है ना, हस्तकला या किसी उपकरण का संचालन, सभी में जो है आपका मांसपेशी और आंगिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। इसमें हाथों और शरीर के अंगों का समन्वय, गति संतुलन और बल का उपयोग शामिल होता है ना। नेक्स्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से स्तर हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष के आपके 3 स्तर, यानी कि एक निम्न, मध्य और उच्च स्तर है ना। इसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन शामिल होता है। नेक्स्ट है कि रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि की और अधिक उत्तम, प्रभावशाली और उपयोगी बनाता है। जैसे कि मतलब कहने का यह है कि रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षण प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है और उसके अनुसार अपनी शिक्षण शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेता है। मतलब आवश्यकता अनुसार जो है इसमें परिवर्तन बालकों के हिसाब से कर लेना ही रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। क्या लघुत्तरी प्रश्नोत्तर उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला कि मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो है क्राथवल, ब्लूम और मासिया के द्वारा जो है 1964 में किया गया था। इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक की रुचि हो गई, अभिरुचि, संवेग और जो है संवेगों से होता है ना। ब्लूम का कहना है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का बहुत अधिक महत्व है। जब बालक के अंदर किसी नई रुचि का जन्म होता है तो उसके द्वारा सीखे गए व्यवहार के साथ प्रिय या अप्रिय भाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। तो यह परिवर्तन उसके भावात्मक पक्ष से संबंधित माना जाता है ना। और हम उसी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। मनोवृत्तियाँ, संवेग, रुचियाँ हमारे व्यक्तित्व की कसौटी हैं। इस टेक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों को 5 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं आपका, एक आपका रिसीविंग यानी कि आग्रहण हो गया, एक रिस्पॉन्डिंग आपका होता है, और एक आपका वैल्यूइंग, और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन, और आपका फिर करेक्टराइजेशन होते हैं। इस प्रकार से है ना। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन जो है बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा की प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह छात्रों की अध्ययन आदतों, शिक्षक की विधियों और अधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में सहायता करता है जबकि सुधार भी करता है। तो मूल्यांकन के द्वारा छात्र की उपलब्धि की जानकारी भी प्राप्त होती है और इसके द्वारा छात्र के विभिन्न विषयों के
कमजोरी मालूम होती है और इससे कमजोरी दूर करने के लिए शैक्षिक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक नवाचार के बहुत सारे उद्देश्य हैं ना, जिस प्रकार से, तो इसमें आप कह सकते हैं कि शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना, छात्रों को सर्वांगीण विकास करना जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके, छात्रों एवं शिक्षकों के नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास मिलाना है ना। शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाना हो गया। नवाचारों के माध्यम से सिद्धांतों का प्रयोग है ना, और शैक्षिक व्यवसाय गति प्रदान करना जैसे कई सारे जो हैं आपके इसके उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है कि आगामी क्रियाओं के लाभ के वर्णन कीजिए आपके, है ना। तो इसके अंतर्गत जो है आज के शिक्षा शास्त्री इस बात पर विशेष बल देते हैं कि बालक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तथा भाव व्यक्तिकरण के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। वस्तुतः आजकल पाठ्य सामग्री और क्रियाकलापों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, उन्हें पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जाने लगा है। क्रियाकलाप एक भावात्मक शब्द है जिसको आजकल अनेक नाम दिए गए, जैसे कि पाठ्यक्रम, गतिविधियां आपकी, पाठ्यक्रम, समवर्ती क्रियाएं, अर्ध पाठ्यक्रम, जैसी कई सारी चीजें हैं इसमें, है ना। तो इसको जो है आप पढ़ करके इसको इस प्रकार से समझ लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं कि अवलोकन प्रविधि की सीमाएं क्या है। तो अवलोकन पद्धति से आता है कि क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहाँ के सर्वेक्षण की सहायता से करना है ना। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों को सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक और विज्ञान सामाजिक अध्ययन के लिए यह पद्धति जो होती है उपयोगी होती है। इस पद्धति में क्या करते हैं, तो इस पद्धति के उपयोग के लिए शिक्षक क्षेत्र विशेष का निर्धारण करता है। यह नगर, मोहल्ला, गांव और कोई क्षेत्र हो सकता है ना। इसके पश्चात यह निर्णय करना होता है कि किन किन पर्यावरणीय पक्षों के विषय में जानकारी एकत्र की जानी है। अब अध्ययन के पक्षों के अनुसार विद्यार्थियों को उतने समूह में विभाजित करके प्रत्येक को संबंधित पक्ष की आवश्यक सूचना एकत्र करने का दायित्व दिया जाता है। शिक्षक यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि वांछित सूचनाएं कैसे एकत्र की जाएंगी, है ना। इन सभी को बताया जाता है। समूह द्वारा सूचनाओं को एकत्र हो जाने के पश्चात पूरे कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और एक पक्ष एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता है जिसमें आवश्यकता अनुसार तालिकाएं, मानचित्र, फोटो, नमूने आदि जो होते हैं आपके सम्मिलित किया जाता है और शिक्षक यह कार्य योजना बनाने के लिए उसके क्रियान्वयन और तथा प्रतिवेदन निर्माण के विद्यार्थियों का सहयोग भी करता है। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक है और क्यों। ये जो आपका ऐसे छात्र जो विद्यालय में समायोजन करने पाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे होते हैं, जो किसी एक या अधिक विषय में कमजोर होते था, स्कूल के अन्य क्रियाओं में समायोजन नहीं कर पाते हैं ना, ऐसे बालकों को पता लगा के उनके निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के लिए, है ना। ये क्या करते हैं इसमें, तो प्रत्येक छात्र को अपनी कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता स्वयं अध्यापक के पास आना चाहिए। ये विधियाँ हो सकती हैं। जिन छात्रों के उपलब्ध संतोषजनक हो उन्हें उपलब्ध परीक्षण बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाना चाहिए। बालकों को निदान की आवश्यकता तो उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है और विद्यालय में हुई परीक्षाओं के परीक्षा फल के आधार पर और जो है उनकी बुद्धिलब्ध या फिर IQ के आधार पर जो है किया जा सकता है ना। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र बताइए। तो क्रियात्मक शोध के आप जो है इस प्रकार से प्रमुख क्षेत्र जैसे ये हो जाएंगे, शिक्षण कार्य में उपयोग होने वाली सहायक सामग्री, है ना, और शिक्षकों की तरफ समय समय पर दिए जाने वाले गृह कार्य, है ना, और भाषा के क्षेत्र में वर्तनी वाचन की विभिन्न समस्याओं के उचित समाधान और शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य परस्पर आदान प्रदान की समस्या और विद्यार्थियों की विभिन्न रुचियों, तत्परताओं, जिज्ञासाओं की वृद्धि, है ना, और आपके विद्यार्थियों में अनुशासन का स्तर को ऊंचा उठाने में इसकी सहायता ली जाती है और विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं जैसे कि अधिक अनुपस्थिति, विलंब आने की प्रवृत्ति का जो है अनुसंधान के द्वारा जो है सिद्ध होता है ना। ये नेक्स्ट है कि शैक्षिक नवाचारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आपका मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकने में उपयोगी होता है और सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में सहायक होता है। परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली और ज्ञान के अस्थायित्व, है ना, और शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रयोग आपका सर्वांगीण, इस प्रकार से कई सारे जो है इसके महत्व होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन के संबंध में प्रकाश डालिए। तो इन दोनों के जो है इस प्रकार से कई सारे जो है वो हैं, इसको आप इसको देख लीजिएगा। इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहाँ से जा करके आप इसको PDF को भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन के प्रश्नों के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्नों के प्रकार आपका बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, लघु उत्तरीय और साथ में जो आपके होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर होते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ अन्य प्रकार भी, जैसे कि रिक्त स्थानों के पूर्ण, सत्य असत कथन वाले प्रश्न हो गए, मिलान प्रश्न हो गए और वर्गीकरण प्रश्न, या इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार के प्रश्नोत्तर हो सकते हैं आपके। तो बेसिकली आपके जो है ये इसी प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अन्य जो है कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जो अन्य क्लासेस हैं, चैप्टर्स हैं, आपके जो अन्य जो है सब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप जा करके वहाँ से उनको भी देख सकते हैं,
एकदम हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को जो है कराया हुआ है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपके जो अन्य जो है पेपर्स भी हैं हमने वहाँ पे कराए हैं, आप वो भी वहीं से जा करके देख सकते हैं।